हाँ बिल्कुल, गोलीय दर्पण के परावर्तक सतह के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। उस ध्रुव से वक्रता केंद्र C के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। तो उन्हीं दोनों का बात हो रहा है यहाँ पे। जो फोकस दूरी है, फोकस दूरी को किससे सूचित करते हो? एफ, स्मॉल एफ से। वक्रता त्रिज्या को कैपिटल आर से। क्वेश्चन कह रहा है कि किसी भी गोलीय दर्पण में आप देखिएगा कि जो फोकस दूरी होती है वो वक्रता त्रिज्या की मींस गुना का आ गया ना, गुना आधी यानी 1/2। अब इसको तुम संयुक्त रूप से क्या बोलोगे? तुम इसको बोलोगे r/2 बोलोगे ना, r1r/2। यही हमको सिद्ध करना है। f इज इक्वल r/2। 2024 में ये लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा हुआ क्वेश्चन है। बताइए, सत्यापन करेंगे तो आप लोग भी बाबू हेडिंग लगाएंगे, वो जो ऊपर में लिखा हुआ है उसका हेडिंग लगाओ। हम पूरा कोशिश करेंगे समझाने का। और जो लोग अभी भी जहां तक हम पढ़ाए हैं वहां तक तैयारी नहीं है बाबू, पिटाई खा जाओगे, इसलिए कह रहे हैं एकदम तैयारी कर लो, मजाक में नहीं लो बात को। अब गोलीय दर्पण तो दो प्रकार के है ही है बाबू। एक है, दूसरा है उत्तल और अवतल दोनों है ना। तो ये चीज जो सत्यापित करना है हमको वो दोनों में करना होगा। एक बार अवतल दर्पण में सत्यापन करेंगे, एक बार उत्तल दर्पण में सत्यापन करेंगे। दोनों चीज एक साथ होना चाहिए। F इज इक्वल r/2 या फिर R इज इक्वल 2F, दोनों एक ही बात है ना। तो दोनों हम लोग सत्यापित करने की कोशिश तो करेंगे ही। देखना है कि कहां तक हम लोग समझ पाते हैं। इसको लिख लो बाबू, F बराबर r/2 या R बराबर 2F, उसको भी लिख लो। हाँ बाबू, F2 नहीं 2F। हो गया बाबू। अवतल दर्पण है। सबसे पहले हम अवतल दर्पण का, अब यहां देखो, अब इत्मीनान से पहले फोटो को समझ लो, तब हम लोग सिद्ध कर पाएंगे ढंग से। हो गया, क्वेश्चन बन गया ना, हो गया ना। अब देखो ध्यान से, पहले फोटो को समझ लो। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, प्रधान अक्ष को ड्रॉ करेंगे। प्रधान अक्ष क्या होती है? वो जो ध्रुव से होकर जाती है। ये वही रेखा है जिस पर वक्रता केंद्र भी होगी और जिस पर फोकस भी आएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहां पर अपना प्रधान अक्ष खींच लिया जाए। हो गया। प्रधान अक्ष खींचेंगे तो उसका ध्रुव भी डिनोट करना पड़ता है। यहां हम लोग, यही है ना ध्रुव, पोल P लगा दिया। कहीं पर C होगा बाबू, सपोज कि यहां पर है C। वक्रता केंद्र, फोकस अभी आ ही नहीं सकता जब तक सर आप प्रकाश किरण को नहीं लाइएगा। जब तक परावर्तन नहीं होगा तो फोकस हमको पता भी नहीं चलेगा। चलो प्रकाश किरण को लेकर के आते हैं हम। आ गई प्रकाश किरण, इसका नाम दें O, ये हो गया A। ये प्रकाश किरण आ रही थी, हो गया ना। आने के बाद टकराई और टकरा करके लौटेगी, और यही तो बात था। लौटती है तो कहां, प्रधान अक्ष के किसी एक बिंदु पे गिरेगी, और जिस बिंदु पे गिरेगी वही फोकस होगा। संसृत होती है अवतल में, तो इसको गिराओ। अवतल ही है ना ये, ठीक बाबू। इसको गिरा दिया, यहां टक्कर गया। ये जो पॉइंट मिला हमको, ये क्या कहलाया बाबू, F कैपिटल में। यही हो गया फोकस। प्रकाश किरण लौट कर गई थी, इसलिए हम इसको ऐसे एरो दे दिया। इसी ऐसी फोटो हम बनाया था बाबू अवतल के लिए, अगर आपको ध्यान हो। बहुत सारी किरणों को लाया था ऐसे टकरा टकरा करके, ऐसे ध्यान आया है ना। ऐसे बनाया था फोकस। यहां तो C था बाबू, यहां पर P था, ये पेंट था, है ना। इसी को बोले थे फोकस। तो अभी भी तो वही हुआ, बस ज्यादा किरण को हम नहीं लाए हैं क्योंकि हमको साबित करना है। आई बात समझ में यहां तक? ठीक है।
इसके बाद हम क्या करेंगे, प्रकाशीय, ये जो है अपना है प्रकाशीय केंद्र बोलते हैं। वक्रता केंद्र जो है इसको हम लोग पॉइंट ए से मिलाएंगे और ये जो है ये अभिलंब हो जाएगा। अभिलंब किस पॉइंट को बोलते हैं मालूम है ना, जो परपेंडिकुलर खींचा जाता है। याद करो परावर्तन का नियम, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, था ना एक नियम। एक नियम था आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब। अभी देखो बाबू ध्यान से मेरे बात को, ये प्रकाश किरण आ रही है, क्या ये ओ ए जो है क्या वो आपतित किरण नहीं हो जाएगी? ए से एफ दिशा में जा रही है तो क्या ए एफ परावर्तित किरण नहीं हो जाएगी? और उसके बीच में ये जो डॉट लाइन से खींचा है ना, सी से मिला दिया, यानी ए सी जो खींचा गया ये अभिलंब है। यहां तक बात क्लियर है? अगर परावर्तन का कॉन्सेप्ट साफ है तो अब देखो बात को, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाला कोण आपतन कोण कहलाता है। ध्यान है, जिसे हम लोग स्मॉल आई से सूचित करते हैं। ये आपतित किरण है, ये अभिलंब है, तो उसके बीच बनने वाला कोण आपतन कोण कहलाएगा, जिसको हम आई से सूचित करेंगे। सही है बात? फिर हम आपको लिखवाया था परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाला कोण परावर्तन कोण, उसको हम आर से सूचित करते हैं, स्मॉल आर से सूचित करते हैं। सही है बात यहां तक? ठीक है। एक और बात है बाबू, 9th क्लास में हम ये भी आपको पढ़ाया था कि अगर दो समांतर रेखा हो, कोई तिर्यक छेदी रेखा इस प्रकार से प्रतिच्छेद कर रही हो, तो एकांतर, यही कोण होते हैं ना, वो बराबर हो जाते हैं। तो उस हिसाब से, और आप कहीं से भी पढ़ करके आए हो, ठीक है ना, ये नहीं कि जो हम पढ़ाया, हर जगह जहां से भी आप लोग आए हैं ट्यूशन पढ़ करके, सब जगह का हम बता रहे हैं, आपको ये चीज पढ़ाया गया होगा, है ना। तो अगर ये दोनों लाइन समांतर हैं, ये रेखा आपको प्रतिच्छेद करती है, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर होंगे एकांतर कोण से। मतलब ये अगर आई है तो ये वाला एंगल भी आई ही होगा। क्यों होगा? एकांतर कोण से, क्योंकि सर दोनों रेखाएं समांतर हैं और एक डॉट लाइन वाला तिर्यक छेदी रेखा उनको प्रतिच्छेद करे। क्या देखो तो फोटो ऐसा नहीं बन रहा है, ध्यान दो जरा सा, बन रहा है क्या? बताओ, यहां तक कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। एक अवतल दर्पण बनाया गया, ध्यान दो, अवतल दर्पण समझ में आता है, जिसकी परावर्तक सतह अंदर की ओर धसी हुई होती है। सही है ना? और उस अवतल दर्पण के सामने एक ध्रुव, अवतल दर्पण के परावर्तक सतह पे एक ध्रुव है जिसका नाम P रखा गया है। अवतल दर्पण पर एक प्रकाश किरण आपतित हो रही है जिसका नाम है OA। ए बिंदु से उसका परावर्तन हो रहा है। देखो परावर्तन AF दिशा में होता है, F वही दर्पण का फोकस है। सही है बात? C जो है वो दर्पण का वक्रता केंद्र है। उस बिंदु C को हम किससे मिला रहे हैं? A से। यहां AC जो है वो अभिलंब की तरह काम कर रहा है। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाला कोण आपतन कोण, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाला कोण परावर्तन कोण। क्लियर है बात यहां तक? और फिर ये दोनों एंगल बराबर है, मतलब कोण OAC ये वाला कोण और ACF यानी ये वाला कोण, दोनों एंगल आपस में बराबर होंगे एकांतर कोण अभिगृहित से, एकांतर कोण होने के कारण हो गए बराबर। इसके बाद बाबू हम लोग इस ट्रायंगल में देखें, देखो ध्यान से, इस ट्रायंगल में देखें तो R और I ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे, क्योंकि I और R जो हैं वो बराबर होते हैं परावर्तन के नियम से। आपतन कोण परावर्तन कोण बराबर होते हैं, तो ये जो I है ये जो R है क्या अलग अलग होंगे या एक ही होंगे? एक ही होंगे। परावर्तन का नियम हम लोग पढ़े हैं, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, तो I R बराबर, वही I यहां आ जाए तब भी दोनों बराबर। इस त्रिभुज में ये दोनों कोण आपस में क्या हो गए? बराबर। और जब किसी त्रिभुज में दो कोण बराबर हों तो उन दोनों कोणों के आमने सामने की भुजाएं भी बराबर होती हैं। इसका मतलब यह हुआ बाबू कि अगर ये दोनों कोण आपस में बराबर हैं तो I के सामने की भुजा AF और R के सामने की भुजा FC भी बराबर होगा। फिर से, समान कोण है तो समान कोण की सम्मुख भुजा जो होगी
वो बराबर होगी। ध्यान से क्या बोला गया, समान कोण की सम्मुख भुजा बराबर होती है। तो अगर कोण समान है, सर कोण कैसे समान हो गए, परावर्तन के नियम से। आई और आर बराबर होते हैं, अगर आप सही से पढ़े हैं तो आप जानते होंगे। परावर्तन के नियम से कोण आई बराबर कोण आर, अगर ये दोनों कोण आपस में बराबर हैं, आई और आर भी आपस में बराबर हैं, तो समान कोण है तो उनके सामने वाली भुजा भी आपस में बराबर हो जाएगी। तो आई के सामने कौन सी भुजा है, आर भुजा है, आर तो कौन है, आई के सामने कौन सी भुजा है, ए एफ, और आर के सामने कौन सी भुजा है, एफ सी, वो भी, हाँ सी एफ या एफ सी, वो भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। उसी प्रकार से इसका उल्टा भी सही है, समान भुजा का सम्मुख कोण भी आपस में बराबर होता है। अगर भुजा समान है किसी त्रिभुज में, अगर भुजाएं समान है तो उसके आमने सामने वाला कोण भी आपस में बराबर होगा। अगर कोण समान तो भुजा समान, भुजा समान कोण समान। क्लियर है बात ये, बहुत बहुत भूलने वाली बात है क्या ये तो ऐसे भी काम आ जाएगा। नहीं, समान कोण समान भुजा, समान भुजा समान कोण। नींद आ रहा बुआ, ठीक ठीक, नहीं ना ठीक, ऐसी फालतू फालतू चीजें चली रही है। फोटो को आप लोग भी बनाइए पहले, फिर हम सब कुछ लिखवाते हैं। पहली बार ऐसा कुछ हम लोग पढ़ने वाले हैं, है ना, फिजिक्स में ऐसा कुछ सिद्ध करने वाले पहली बार 10th क्लास में कर रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा बाबू एकाग्रता के साथ समझने का कोशिश करना है। लॉन्ग क्वेश्चन में आता है ना, लॉन्ग क्वेश्चन में जनरली सिद्ध करने वाला ही पूछ दिया जाता है बाबू। दर्पण का हम नाम दे रहे हैं एम एन, एम इसका नाम एन। दर्पण के बारे में लिख देंगे कि एक, देख लो पहले बाबू फोटो बनाने के बाद, एक अवतल दर्पण, दर्पण का नाम लिखना पड़ेगा एम एन के सामने एक किरण, और किरण का नाम लिखना पड़ेगा ओ ए, आपतित होती है, आपतित होती है तथा किस दिशा में परावर्तित हो जाती है, तथा ए एफ दिशा में परावर्तित हो जाती है। कौन है जो वसीयत अभी अपना लिखिए रहा है, हो गया बाबू, लिख लो पहले, हो गया सब चीज। अब देख सकते हैं यहां पे, अब ये चीज है कि सर हमको याद करना है, क्या याद करोगे तुम इसमें, एक अवतल दर्पण है, दर्पण का नाम क्या है एम एन, उस अवतल दर्पण एम एन पर एक प्रकाश किरण ओ ए आपतित होती है और परावर्तित होती है किस दिशा में, ए एफ दिशा में परावर्तित हो जाती है। अब बाकी चीज लिखनी है, कैपिटल एफ क्या है, दर्पण का फोकस, वही है ना, कॉमा, कैपिटल सी दर्पण की वक्रता केंद्र, ओके, वक्रता केंद्र, तथा पी भी है ना जिक्र, तथा पी दर्पण का ध्रुव है। यहां तक हो गया बात क्लियर। क्या सिद्ध करना है, यहां लिख देते हैं, हमें यह सिद्ध करना है कि, हमें यह सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है आपको, स्मॉल एफ इज इक्वल कैपिटल आर बाई 2, या फिर एग्जाम में लिखा रहेगा आर बराबर 2f, तो ये हमको सिद्ध कर देना है। सही है बात यहां तक, ठीक है सर, ये इतना सा बात हम समझ रहे हैं तो बात आगे बढ़ेगी फिर, ठीक है। तो हम क्या किए हैं, एक अवतल दर्पण के सामने किरण को आपतित कराया, परावर्तित है एफ दिशा में, एफ जो है वो फोकस है, सी जो है वो वक्रता के अंदर, पी जो है वो ध्रुव है, सब बात वही जो वहां पे दिख रहा वही लिख दिया। अब हम लिखने वाले हैं आपतन कोण और परावर्तन कोण का,
लिखेंगे कोण ओ ए सी, दिख रहा है आपको, बीच वाला कोण बताता है, और ओ ए सी का मतलब है ओ ए भुजा और ए सी भुजा के बीच, तो ओ ए भुजा और ए सी भुजा के बीच कौन है, आई। देख लो ओ ए सी बराबर क्या है, आई। और ये कोण कौन सा है भाई, आपतन कोण, लिख दिया, ओके सर। उसी तरीके से कौन सा कोण सी सी ए एफ, कोण सी ए एफ इज इक्वल स्मॉल आर, और ये हो गया बाबू परावर्तन कोण। देखो अभी भी वही बताया जा रहा है ना। अच्छा, एक और चीज बाबू, इस वाले एंगल को बताना पड़ेगा ना कि ये दोनों भी बराबर हैं, तो दोनों को हम बराबर यहां बता रहे हैं। देखिए कैसे, कोण ओ ए सी बराबर होगा कोण ए सी एफ इज इक्वल, क्या हो गया दोनों आई के बराबर। कहां से भाई, एकांतर कोण से, है ना, एकांतर कोण से। यहां तक कोई दिक्कत, ये तो बात हम लोग किए ही थे, है ना। आई और आर कहां से आया ये समझ में आया, ये वाला आई और ये वाला आई क्यों बराबर हुआ ये समझ में आया, ठीक है सर। अगला बात हम क्या करेंगे कि आई और आर आपस में तो वैसे ही बराबर होते हैं, लिखेंगे क्या आगे, चूंकि आई और आर आपस में बराबर होते हैं, क्यों होते हैं बराबर, यहां लिख दिया परावर्तन के नियम से। एग्जैक्टली बाबू, परावर्तन के नियम से, ऐसे ही ध्यान रखो, परावर्तन के नियम से दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। अब अगर दोनों बराबर हैं, आई और आर आपस में बराबर हैं, तो त्रिभुज में क्या है, समान कोण मिल गया। और समान कोण की सम्मुख भुजा क्या होती है, बराबर होती है। यहां आ जाएंगे, त्रिभुज का नाम लेंगे, त्रिभुज ए आई, आई कहां त्रिभुज में, त्रिभुज ए सी एफ में क्या हो जाएगा। अब इस त्रिभुज ए सी एफ में देख रहे हैं ये दोनों बराबर हैं, तो इस दोनों कोण अगर बराबर है तो इनके सामने की भुजा ये और इसके सामने की भुजा ये, वो दोनों भी आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर। एफ सी जो है वो बराबर हो जाएगा किसके, ए एफ, हाँ क्या हुआ बाबू, एफ, हाँ होगा ना, तो एफ सी जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, ए एफ के। यहां तक बात, कोई दिक्कत है यहां तक समझने में, फिर से बोला जाए। पहले ये बताओ कि ये वाला लाइन यहां तक समझ में आया, ये वाला बात समझ में आया जो सिद्ध करना है। यहां पर हम सिर्फ यही, ज्यादा कुछ नहीं कर रहे बाबू, सिर्फ डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं। आई कौन होगा वो लिखा, आर कौन होगा वो लिखा, और ये वाला आई और ये वाला आई क्यों हुआ एकांतर कोण से वो लिखा, बस, टेंशन नहीं। क्योंकि हम अब त्रिभुज में आ गए हैं, इसलिए हम त्रिभुज की चर्चा शुरू किया। ये देखो यहां, है ना, और उस त्रिभुज में क्या निकल कर आया, और कुछ नहीं आ रहा, बट एक वैल्यू तो पता चल गया, समान कोण की सम्मुख भुजा बराबर होती है, तो त्रिभुज ए सी एफ में एफ सी और ए एफ बराबर होंगे, क्योंकि समान कोण की सम्मुख भुजा क्या होती है भाई, समान होती है। तो अगर एंगल समान है ट्रायंगल में, तो फिर उनके साइड्स भी, भुजाएं भी आपस में बराबर, उनके मींस उनके आमने सामने वाले बराबर होंगे। यहां तक कोई दिक्कत बाबू, किसी को यहां तक कोई ऐतराज हो, सवाल पूछो पहले, फिर नोट करना है। दिमाग को भी सेटअप बनाना होगा कि इसका जवाब हम लोग देंगे कैसे। टुकड़ा में तोड़ो, पहला वाला हिस्सा क्या है, अवतल दर्पण के बारे में लिखना पड़ेगा कि अवतल दर्पण कौन है, नाम क्या है, एमएन, उस पर कोई प्रकाश पुंज नहीं आया है, किरण आई है एगो, नाम क्या उसका, ओ ए, दर्पण पे टकराती है और फिर वहां से होता है उसका परावर्तन। परावर्तन प्रधान अक्ष पे ही होगा, एफ पर, ए एफ दिशा में हुआ, एफ पर। इतना बात हमको बताना है, बता दिया। क्या सिद्ध करना है वो लिखना है, सही है, एफ बराबर आर बाई टू या आर बराबर टू एफ, जो आप बोलिए हम वो सिद्ध कर देंगे ऐसे ही। फिर 2 कदम और आगे बढ़ना है। 2 कदम और आगे बढ़ने में कोण को समझाना है कि देख भाई, ये आपतन कोण हुआ, ये परावर्तन कोण हुआ, और ये रहा एकांतर कोण से। अब क्योंकि एकांतर कोण से बराबर आ गया, तब आ जाओ किसमें, त्रिभुज में।
और त्रिभुज में आओगे, देख भाई दोनों कोण बराबर हो चुका है, एकांतर कोण से ये आई और आर बराबर होंगे, तो अब ये दोनों भी आपस में बराबर होंगे आई और आर, इसलिए हम लिख दिया समान कोण की सम्मुख भुजा बराबर होती है। त्रिभुज ACF में FC का वैल्यू और AF का वैल्यू दोनों साइड्स आपस में क्या हो गए, भुजा की लंबाई बराबर हो गई। क्यों बराबर हो गई? क्योंकि समान कोण की सम्मुख भुजा बराबर होती है, इसके अंदर ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या है, समान है। R और I कैसे मालूम? ऐसे मालूम। सही है क्या? रेफरेंस देने के लिए तुम चाहो तो समीकरण नंबर भी लिख सकते हो। ठीक है, यहां तक नोट किया जा सकता है? करो नोट यहां तक पहले। बड़े बाबू आगे। अब देखो यहां से बात आगे बढ़ेगी। क्या लिखा हुआ है? FC बराबर AF, ये आ गया ना? अच्छा, अभी ध्यान दो, इस बिंदु A को बाबू हम यहां पर जो पॉइंट A है ना, इस A को पकड़ करके P पर रख दें या P के एकदम पास ले आए, यहां पर ले आए, यहां पे, तो P से F की जो दूरी होगी A से F की दूरी के बराबर हो जाएगी। मतलब तुम बोलोगे सर कुछ 19-20 तो होगा, बट बाबू एकदम करीब ले आए, एकदम पास में, तो वैल्यू में मिनिमल डिफरेंस रहेगा, ज्यादा दूरी अंतर नहीं रह सकता। सही बात है क्या? हम क्या कह रहे हैं, मेरा बात समझ में आया? ए बिंदु जो वहां दिख रहा है आपको ऊपर में, उस ए बिंदु को घसीट करके पी पर संपाती कर दें, मतलब पी के ऊपर रख दें, कंधा बैठा दें, तो पी से एफ की जो दूरी होगी तो ए से भी एफ की दूरी वही हो जाएगी। अगर हम ये लिख दें, ए बिंदु पी के अत्यंत अत्यंत निकट हो, यानी एकदम पास आ जाए, कौन? ए पी के, तो ये हो सकता है कि ए से एफ की जो दूरी है वो बराबर हो जाए पी से एफ की दूरी के। हो सकता है पॉसिबल? हाँ सर, जब ए पी के एकदम निकट आ गया तो ए के जगह पे आप पी का इस्तेमाल कर सकते हो, पी के जगह ए का इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि एक ही पॉइंट पर दोनों है। तो ए से एफ की जो दूरी होगी पी से एफ की दूरी भी बराबर होगी। हम सब चीज के पीछे रीजन देंगे, इसलिए वीडियो जब ये चल रहा हो ना, क्लास लेक्चर, अगर नहीं समझ में आए तो फिर जाकर देख लीजिएगा, और अभी भी हम यहां पर समझाएंगे इसका रीजन। रीजन क्या है सर, आप ऐसा काम क्यों कर रहे हैं, वो तब समझ में आएगा जब निष्कर्ष यहां पे निकाल देंगे, तब समझ में आएगा ये आप क्यों किए। ठीक है, इसलिए ध्यान से पहले देखो, AF और PF बराबर है, यहां तक क्लियर है बात? अच्छा, अगर AF PF बराबर है बाबू, तो यहां से देखो FC जो किसके बराबर था, AF के बराबर था, क्या हम उसको PF के बराबर बोल सकते हैं? पॉइंट्स समझ में आ रही है बात मेरी? ठीक, यहां तक क्लियर है भैया? सर तुम बोले सर सही बात तो है, AF अगर PF के बराबर है, इस AF के जगह पर आप PF लगा सकते हैं, और PF किसके बराबर निकल गया? FC के। वहां फोटो में देखो कहां पर PF है, फोटो में देखो कहां पर FC है, दिखते गया? ठीक, अब जरा सा देखो पिक्चर से, उस तस्वीर में देखो, क्या हम PC बराबर PF प्लस FC लिख सकते हैं? देख लो भाई, P से C की दूरी इज इक्वल P से F की दूरी प्लस F से C की दूरी, लिखा जा सकता है। ओके, क्या हम PC बराबर PF प्लस FC के जगह पर, FC के जगह पर वापस से PF लिख सकते हैं? यहां देखो, लिख सकते हैं, जैसे ही FC आया उस FC की जगह पर हम फिर से PF लिख दिया। या फिर PC बराबर हम 2 PF भी लिख सकते हैं। अब ध्यान दो बाबू, PC क्या है? P क्या है? दर्पण का ध्रुव। देखो कोई फोकस बोल दिए, यही पढ़ाई है। C क्या है बाबू? वक्रता केंद्र। तो दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र की दूरी को हम लोग वक्रता त्रिज्या बोलते हैं, और PF है अगला, देखो यहां PF है, तो PF क्या होगा सर? दर्पण के ध्रुव से फोकस की दूरी क्या कहलाएगी? फोकस दूरी, स्मॉल f। सही है सर। अब दोनों का दोनों वैल्यू को तुम देखोगे तो ध्रुव के बाईं ओर है, जो हम लोगों का अगला टॉपिक बनेगा चिन्ह परिपाटी, उसमें क्या बताया जाता है याद करो, हम लोग ग्राफ पढ़े हैं 9th क्लास में। यस सर। तो ग्राफ में बाबू
इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ ओरिजिन बोलते हैं ना, उत्पत्ति वाला पॉइंट, निर्देशांक के लिए पॉइंट, मूल बिंदु। उस मूल बिंदु के बाईं ओर का वैल्यू किस में होता है, प्लस में कि माइनस में, माइनस में। तो उसी प्रकार से यहां भी ये जो P है ना, वो मूल बिंदु है। तो मूल बिंदु के बाईं ओर है फोकस, देखो फोकस दूरी, मूल बिंदु के बाईं ओर है वक्रता त्रिज्या, दोनों बाईं ओर है, तो दोनों का वैल्यू किस में होगा, माइनस में होगा। अब ध्यान दो यहां पे PC जो है वो बता रहा है किसको बाबू, वक्रता, ले वक्रता केंद्र बोल रहा है, वक्रता त्रिज्या को C वक्रता केंद्र है बाबू, इसलिए तो बोल रहे हैं, अभी पहली बार इसलिए थोड़ा ध्यान दो, है ना, अगली बार से इतना एक्सप्लेन हो पाता है बाबू, टीचर बार बार नहीं ना बोलेगा, इसलिए इसको थोड़ा सा, हाँ ठीक है, इसको हम और अच्छे से लिख देते हैं। चिन्ह परिपाटी से, यहां चिन्ह बताया जाता है, प्लस होगा कि माइनस होगा, चिन्ह परिपाटी से क्या होगा, चिन्ह परिपाटी से ये जो PC दिख रहा है, P है ध्रुव, C है वक्रता केंद्र, ध्रुव से वक्रता केंद्र की दूरी वक्रता त्रिज्या कहलाती है। हम लोग पढ़े हैं सर, वक्रता त्रिज्या को किससे सूचित करते हो, कैपिटल R से। ये ध्रुव के बाईं ओर है, -R होगा, क्लियर। P से F क्या बन गया, ये ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी, ये कहलाएगा सर फोकस दूरी, है ना, और उसको सूचित कैसे करते हैं, स्मॉल f से। ये भी ध्रुव के निशान, फिर इसमें आ जाइए PC के जगह पे हम क्या रख सकते हैं, माइनस का R लिख सकते हैं, इज इक्वल 2 है लगा हुआ, 2 लगा दिया, PF के जगह पे क्या लगाओगे, माइनस का F, सही है बात। और आप लिख सकते हो इसको माइनस का R इज इक्वल माइनस का 2F, माइनस कैंसिल बाबू, R बराबर क्या मिला, 2F। और अगर तुम स्मॉल f को अकेला करो तो R बटा 2 भी हो जाएगा, या इसी को तुम लिख सकते हो स्मॉल f इज इक्वल R/2 इति सिद्धम। सत्यापित हुआ, साबित कर दिए। अभी रुको, अभी लिख नहीं सकते क्योंकि बहुत सारा चीजें समीकरण के रूप में समझना है ना। देखो I और R बराबर है, इसको हम बोल दिया समीकरण 1। तो जो आप ये बात लिखोगे कि FC और AF भी आपस में बराबर होंगे, कहां से होंगे वो चीज, समीकरण 1 से, क्योंकि समीकरण 1 में I और R बराबर हैं, सही बात है क्या। फिर आप यहां से आगे बढ़े, कहां आए थे बाबू, इसके बाद यहां आए थे, FC बराबर AF आया था, समीकरण नंबर 2, सही है क्या। फिर आप लिखे कि A बिंदु P के अत्यंत निकट हो तो AF और PF भी आपस में क्या होंगे, बराबर, यानी ये भी एक निष्कर्ष है, समीकरण नंबर 3। क्योंकि आप रेफरेंस वाला काम करने वाले हैं ना, सहायता लेंगे इससे, समीकरण इससे, अब आगे बढ़ेंगे। तो FC बराबर PF कैसे हो पाया, तो हम लिखेंगे इसलिए समीकरण 3 का मान किस में रख दिए बाबू, 2 में रखने पर, सही बोले क्या। तो सर जैसे ही आप समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखेंगे तो आपको एक और समीकरण मिल गया जिसका नाम क्या है, नहीं मिलेगा। अब देखो आराम से समीकरण 3 का मान उठाया गया, AF के जगह पे PF रखना है, यहां रख देंगे तो AF के जगह पे PF रखा तो FC बराबर PF मिल गया, समीकरण 4, साफ लगा देखने में। फिर आगे बढ़े, चूंकि PC बराबर PF प्लस FC, कहां से बाबू, आप जाकर चित्र देखिए, चित्र में है कि नहीं, P से C की दूरी PF प्लस FC, हाँ है ना, चित्र से। कॉपी चेक करने वाले को देखो कितना सहूलियत हो रहा है। फिर आप लिखते हो PC बराबर PF प्लस फिर PF, भाई FC की जगह पे आप क्या लिख दिए, PF, कहां से, यहां देखो FC की जगह पे आप क्या रख दिए, PF रखे ना यहां पर, तो आपको यहां पे लिखना पड़ेगा कहां से, समीकरण 4 से। देखिए समीकरण लिखने से कैसे फायदा हो रहा है, कौन सा चीज कहां से रेफरेंस लिया जा रहा है, समझ में आ रहा है ना। फिर आगे बढ़ेंगे तो अब PC बराबर ये दोनों को जोड़ेंगे तो 2PF, फिर आप लिख दिए यहां पर चिन्ह परिपाटी से, यहां पर वैल्यू दिए, रिजल्ट निकाल दिए, आंसर हो गया। क्या लिखा गया, ये सत्यापित हुआ। अब बोलिए, अभी लिखना नहीं है यार, पहले सवाल करना है हमसे, पहले सवाल करो और क्या दिक्कत आ रहा है, उसके बाद पहले पूछ लो हमसे, और कहीं पर कोई डिस्टरबेंस हो, कोई दिक्कत लगा हो, नहीं लगेगा तब नोट करना है ना बाबू। 4 नंबर समीकरण कैसे आया, 4 नंबर, ठीक है। FC बराबर PF कैसे आया,
इसके ऊपर लाइन पढ़ो, समीकरण 3 का मान यानी ये वाला मान AF के जगह पर क्या रखना है बाबू, PF। समीकरण 3 का मान 2 में रखने पे, अब इस मान को ले जाकर तुम कहां रख दिए, समीकरण 2 में। तो जहां कहीं भी तुमको समीकरण 2 में AF दिखेगा उसके जगह पे तुम क्या रख दोगे, यहां AF दिखा, इसके जगह पे तुम क्या रख दोगे अब, PF। जैसे रखे तो FC और PF क्या आ गया, समीकरण 4 मिल गया। अभी क्लियर है? चलिए लिखिए, पूछो हमसे, हम बताते हैं। हाँ अभी यहीं पे है यार। हाँ इससे नीचे आया ही नहीं, यहां बगल में तुम देखो क्या लिखा हुआ है, तो वो चित्र से आया है यार। PC बराबर PF जोड़ FC, तो तुम फोटो देखो ना फिर, PC बराबर PF जोड़ FC। तो यहां पर हम वही चीज लिख तो दिया रेफरेंस में चित्र से, तो फिर PC को PC छोड़ दिया, PF को देखो PF लिखा हुआ, बट FC जहां था उसके जगह पे कौन आया, बट क्यों हुआ ऐसा, तो तुरंत लिख दिया गया। तो फिर जाना है आपको समीकरण 4 के पास, वहां देखना है कि जहां कहीं भी FC होगा उसको किससे रिप्लेस कर दोगे, PF से। तो जहां कहीं भी FC था इसीलिए वो रिप्लेस हो गया PF से। आई बात समझ में? हाँ अब इसको 2 माइनस एफ मत समझ जाओगे, 2 को गुना किया जा रहा है माइनस एफ से, तो माइनस का 2f बनेगा, ना कि 2 माइनस एफ काहे नहीं कर दिए सर, ये घटाव नहीं है, 2 को गुना करना है माइनस एफ से। दिख रहा है ना वो? हाँ बाबू, हो सकता है मन में किसी कोना में विचार आ जाए ऐसा। हाँ यहां तक क्लियर हुआ? अब देखो बेसिक क्या है, कैसे इसको ध्यान रखना है। कई बार ऐसी होता है कि हम लोग जब पढ़ लेते हैं तो फिर हो जाता है कि सर कैसे करना है। सबसे जरूरी चीज क्या है हम लोगों को, कि यह समझना है कि PC बराबर लिखा हुआ है PF जोड़ FC। फोटो देखो ध्यान से, हट गया दोनों तरफ से, हाँ ठीक है। देखो असल चीज यही देखना है हमको, कि ये हमको सिद्ध करना है P से C की लंबाई PF प्लस FC है। अब PC जो है वो वक्रता त्रिज्या है, बाईं ओर है तो माइनस का R। PF सारी दूरियां दर्पण के ध्रुव से मापी जाती हैं, तो PF जो है वो फोकस दूरी है, फोकस दूरी है, बाईं ओर है तो माइनस का F। लेकिन ये FC का क्या करें सर, आई बात समझ में? तो FC को चेंज किया, देखो ध्यान से, अगर फोटो को देखोगे तो अब तुमको समझ में आएगा। FC वहां फंसाया ना मामला, उस FC को अब हम नॉर्मल करेंगे। इस FC का क्या करें सर, तो उसी FC को चेंज करने के लिए, इसी FC को चेंज करने के लिए सबसे पहले हम ये बताया कि जो FC है ना ये AF के बराबर है, बट फिर भी वैल्यू नहीं निकला। FC और AF वैल्यू नहीं दिया, बस इतना बता दिया कि ये जो FC है और ये जो AF है वो बराबर होंगे। यहां देखो कैसे, वही समान कोण की सम्मुख भुजा बराबर होती है क्या ना। दूसरा बात, AF से भी वैल्यू नहीं पता चला, फिर इस A को हम घसीट करके कहां लाकर रख दिए, संपाती कर दिया P के साथ। तो अब A से F की जो लंबाई होगी P से F की भी वही लंबाई होने लगी, क्योंकि हम दोनों को क्या कर दिया, संपाती। एक ही पॉइंट पर इसको पकड़ करके लाया, बोला भाई यहां आ जा, थोड़ा नीचे आ जा, P के एकदम करीब आ जा। संपाती का मतलब उसी के ऊपर नहीं आ गया, उसके अगल बगल भी नजदीक आकर बैठ गया। तो अब P से F की जो दूरी होगी A से F की दूरी भी वही होने लगी, और जो A से F की दूरी थी वही F से C की दूरी थी, यानी जो F से C की दूरी थी वही A से F की दूरी थी, और संपाती होने के वजह से जो A से F की दूरी थी, A से F की दूरी थी वही P से F की दूरी होने लगी। तो अंत में जो आप देखे कि FC को PF के बराबर किया गया, ध्यान है, अंत में जो आप देखे FC को PF के बराबर किया गया। उसी काम को करने के लिए कि किसी तरीके से हम इस पॉइंट पर आ सके कि आखिर ये FC के जगह पर आएगा कौन, तो बोला गया कि भाई कुछ नहीं, इस FC के जगह पे किसको ले आओ, PF को, और ये PF कोई और नहीं बल्कि माइनस F ही है। तब माइनस R का वैल्यू हमको क्या मिल गया, माइनस का 2F, माइनस F एंड माइनस F, और यही माइनस माइनस कैंसिल हो गया,
तो r बराबर 2f मिल गया और f बराबर यही मिल गया r/2। रिजल्ट आया बात समझ में? घर जाने के बाद हम चाहेंगे कि यहां तक आप एकदम अच्छे से क्लियर कीजिए, अच्छे से, और कल हमको यहां तक का रिजल्ट आकर के सुनाइए। मतलब हाँ, हमको एकदम यहां तक क्लियर कीजिए, हमको कोई एक्सक्यूज यहां तक में नहीं चाहिए, किसी भी बच्चे से नहीं। सब सुन लिए? फालतू आज आपका कोई होमवर्क नहीं रहेगा। सबको समझ में आ गया बाबू?